वेलकम टू ओनली आईएएस। स्वागत है आप सभी लोगों का प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। आज है 31 मई 2021। तो आइए देख लेते हैं कि ऐसे कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं जो आज हम कवर करने वाले हैं। हमारा फर्स्ट आर्टिकल सेक्शन 304 बी के बारे में है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जजमेंट देते हुए इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304 बी के स्कोप को वाइडन कर दिया है, यानी कि बढ़ा दिया है। अब ये सेक्शन 304 बी किस बारे में है? ये सेक्शन डाउरी डेथ्स की बात करता है, मतलब कि दहेज की मांग किए जाने के कारण होने वाली मौतें। इसके पहले कि हम कुछ भी और समझें, जो भी दहेज मांगने वाले लोग हैं वो अब सावधान हो जाएं, क्योंकि उनके लिए अब समस्याएं बढ़ गई हैं। देखिए, बात अगर दहेज की हो रही है तो उसके प्रीटेक्स्ट में शादी और विवाह की भी बातें रहती हैं। कुछ लोग तो शादी या फिर विवाह के समय दहेज की मांग करते हैं, लेकिन कुछ लोग इतने ढीठ होते हैं कि वो उसके बाद भी लगातार किसी न किसी रूप में दहेज की मांग करते रहते हैं। उनके लिए अब समस्याएं बढ़ेंगी। वहीं एक दूसरा मामला ऐसा बनता है जबकि फैमिली इनोसेंट होती है, उन्होंने ना तो दहेज मांगा होता है और ना ही उसकी मांग कर रहे होते हैं। किसी दूसरे मामले में उन्हें दहेज के केस में फंसा दिया जाता है, वो लंबे समय तक हैरेसमेंट फेस करते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अपने इस जजमेंट में दोनों ही पक्षों पर बात की है। सुप्रीम कोर्ट ने 3 बातें बताई हैं, जिनमें से 2 बातें महिला पक्ष के लिए हैं, जबकि एक बात पुरुष पक्ष के लिए है। चलिए समझते हैं। सबसे पहले सेक्शन 304 बी के इतिहास के बारे में बात करते हैं। इस सेक्शन को 1986 के नवंबर महीने में इंडियन पीनल कोड में इंसर्ट किया गया। किस बारे में है ये सेक्शन बात करता है डाउरी डेथ्स के बारे में, दहेज से होने वाली या उसके कारण होने वाली मौतों के बारे में। क्या कहता है ये सेक्शन? ये सेक्शन ये कहता है कि अगर किसी महिला की मृत्यु जलने की वजह से हो जाए या बॉडीली इंजरी की वजह से हो या फिर अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस और उसके विवाह को अभी 7 साल से कम ही समय हुआ है, तो दहेज मौत का मामला बन सकता है। अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, ये एक फ्रेज है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि मान लीजिए कोई महिला लंबे समय से बीमार है, उसका इलाज चल रहा है, लेकिन उसकी मृत्यु हो जाती है। तो पता है ना कारण क्या था। लेकिन कोई महिला स्वस्थ है, उसे लंबे समय से हैरास किया जा रहा है या फिर कोई मांग की जा रही है, फिर उसकी मौत हो जाती है, तो फिर तो मामला बनता है ना। इसमें यह भी कहा गया है अगर किसी महिला को क्रूएलिटी फेस करनी पड़ती है, हैरेसमेंट फेस करना पड़ता है, या तो उसके हस्बैंड की ओर से या फिर इन-लॉज की ओर से, उसकी मौत के पहले, सून बिफोर हर डेथ, तो फिर जिसमें उससे डाउरी की डिमांड की जा रही हो, तो सेक्शन 304 बी अप्लाई होगा। अब यहां पर यह कीवर्ड इंपॉर्टेंट है, सून बिफोर हर डेथ। जौहरी की नजर हीरे पे और यूपीएससी एस्पिरेंट की नजर कीवर्ड्स पे। सारा मामला इस सून बिफोर का है, मौत के पहले, कितना पहले, इसी को सुप्रीम कोर्ट ने अभी इंटरप्रेट किया। ऐसे मामलों में कम से कम 7 साल की सजा होती है और यह सजा बढ़कर लाइफ इंप्रिजनमेंट तक हो सकती है। एक बात और ध्यान दीजिएगा, डाउरी डेथ के जो मामले होते हैं वो नॉन कंपाउंडेबल होते हैं। नॉन कंपाउंडेबल का मतलब समझते हैं? वर और वधु पक्ष आपस में समझौता नहीं कर सकते। किसी महिला की मृत्यु हुई है तो केस का निपटारा कोर्ट ही करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी गाइडलाइंस में जो 3 बातें कही उन पर बात करते हैं। सबसे पहले तो जो उनका पहला मुद्दा था वो इसी सून बिफोर पर था। उन्होंने ये कहा कि ओवर द ईयर्स जो वेरियस कोर्ट्स रही हैं, उन्होंने सून बिफोर ये जो फ्रेज है सेक्शन 304 बी का, उसे इमीडिएटली बिफोर के तौर पे इंटरप्रेट किया। महिला की मौत हुई है, उसे क्रुएल्टी फेस करनी पड़ी या हैरेसमेंट फेस करना पड़ा मौत के जस्ट पहले, तब तो दहेज हत्या का मामला बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। सुप्रीम कोर्ट का यह मानना है कि ये सून बिफोर को इमीडिएटली बिफोर को के तौर पे जो इंटरप्रेट किया जा रहा है, ये इसका इंटरप्रिटेशन सही नहीं है। अगर किसी महिला को काफी लंबे समय से मेंटली हैरास किया जा रहा हो या फिर फिजिकली भी हैरास किया जा रहा हो, लेकिन लंबे समय से, लेकिन मौत के तुरंत पहले वह हैरेसमेंट उसने फेस ना किया हो, तो क्या मामला नहीं बनेगा? बिल्कुल बनेगा। तो सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि यह ट्रेंड खत्म करिए कि मौत के 2-4 दिन पहले उस महिला ने हैरेसमेंट फेस किया था या नहीं किया था, आप इस चीज को तलाश रहे हो। आपको किसी भी हैरेसमेंट या इंजरी का प्रॉक्सिमेट और लाइव लिंक देखना होगा। उस महिला की 1 साल पहले पिटाई की गई हो और उसके निशान शरीर पर तब भी हो, या उस महिला को मेंटली हैरेस किया गया हो और उसके एविडेंसेस हो, लंबे समय से हैरेस किया जा रहा हो, तो भी मामला सून बिफोर में ही आएगा,
इमीडिएट बिफोर में उसको मत लेकर जाइए। मतलब अब अगर किसी महिला को 1 साल 1.5 साल पहले, 6 महीने 4 महीने पहले हैरेस किया गया था और उसने बाद में आत्महत्या कर ली या उसकी मौत हो गई, तो फिर मामला दहेज हत्या का बनेगा। सून बिफोर को इमीडिएट बिफोर नहीं समझा जाएगा। दूसरा मामला यह भी महिला पक्ष के लिए ही है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने यह बोला कि एक और जो वर्ड है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इसे बहुत ही लिमिटेड तरीके से डिफाइन किया जाता है, या तो होमिसाइडल या सुसाइडल या एक्सीडेंटल। ये लिमिटेड अप्रोच नहीं चलेगा, मतलब हत्या कर दी गई या उस महिला ने सुसाइड कर लिया या एक्सीडेंटली उसकी मौत हो गई। सिर्फ इस क्लासिफिकेशन पे आप मत जाइए, थोड़ा ब्रॉडर कैटेगराइजेशन इसका करिए। मतलब जो आपने 3 कैटेगरी में डेथ्स को डिवाइड किया है, इसके इतर भी मौत कॉज हो सकती है। तो और वाइडर फॉर्म में ये जो टर्म है अदरवाइज देन अंडर नॉर्मल सर्कमस्टेंसेस, इसे डिफाइन किया जाना चाहिए, ठीक है। नहीं तो कई बार वो एक्सीडेंट में लपेट के मामले को निपटा देते हैं, आप ऐसा नहीं कर सकते। ये जो तीसरी बात है ये वर पक्ष के लिए है। जैसे कि हम बात कर रहे थे कि कई बार जो पुरुष पक्ष है उसे जानबूझकर फंसा दिया जाता है किसी अन्य कारणों से। होता यह है कि जो आरोपी होता है, इनिशियली जब उसका स्टेटमेंट लिया जाता है या वो अपना पक्ष रखता है, तो या तो उसे उसका पक्ष अच्छी तरीके से रखने नहीं दिया जाता या फिर उसकी बातों का सही तरीके से रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। केसेस तो ऐसे भी देखे जाते हैं कि उस पुरुष के रिलेटिव्स को अनावश्यक रूप से केस में मिला दिया जाता है, जो कि घटना के दौरान या फिर उसके पहले जो घटनाएं हुई हैं उसके दौरान वहां पर उपस्थित भी नहीं होते हैं, लेकिन उनके ऊपर आरोप लगा दिया जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस पर भी फटकार लगाई और यह कहा कि जो व्यक्ति आरोपी है उसे सही तरीके से कैजुअल वे में एग्जामिन ना किया जाए, सही तरीके से फेयर मैनर में एग्जामिन किया जाए। यह भी कहा गया कि जो भी मटेरियल उस आरोपी के खिलाफ हैं उनकी जांच पड़ताल फेयरली की जाए, उस व्यक्ति को अपना पक्ष रखने का फेयर चांस दिया जाए, जो भी स्थितियां हैं जो उस व्यक्ति के खिलाफ हैं उस संबंध में उसे रिस्पॉन्ड करने का प्रॉपर मौका दिया जाए और सभी बातों का प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाए। क्योंकि अगर आपने शुरू में रिकॉर्ड्स गलत कर दिए तो ये केसेस लंबे चल सकते हैं, 2 4 6 साल 10 साल उसी रिकॉर्ड पर वो सारे केसेस चलते जाएंगे। तो जो पुरुष पक्ष है उसको खुद की साइड की स्टोरी भी एक्सप्लेन करने का मौका मिलना चाहिए। तो ये सारी बातें अभी न्यूज में है, होपफुली आपके लिए काम की रही होंगी। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मिड डे मील स्कीम के बारे में है। स्कूल्स बंद चल रहे हैं, बच्चे स्कूल में जाते थे, एक टाइम का खाना मिलता था। आपको पता है मिड डे मील स्कीम में ये होता है। उन बच्चों के साथ दिक्कत है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी डिसाइड किया है कि वो क्लास 1 से लेकर क्लास 8 तक के उन बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं 100 रुपए हर बच्चे को देंगे। टोटल जो अमाउंट निकलेगा दैट विल बी अप्रॉक्सीमेटली 1200 करोड़, जिसमें 11.8 करोड़ जो बच्चे हैं उन्हें फायदा मिलेगा डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से। ये वन टाइम पेमेंट होगा, ध्यान दीजिएगा। ऐसे कम है ना, 100 रुपए, 200, 250, 500 तो होना चाहिए था। खैर चलिए, जो है सो है। बात करते हैं मिड डे मील स्कीम के बारे में। यह स्कीम गारंटी करती है सभी बच्चों को जो गवर्नमेंट स्कूल या मदरसा में पढ़ रहे हैं उन्हें एक टाइम का फूड। समग्र शिक्षा अभियान के तहत जो भी स्कूल सपोर्टेड है उनकी बात कर रहे हैं। क्लास 8 तक के बच्चों को गारंटी किया जाता है कि वो साल में 200 दिन एक टाइम एटलीस्ट न्यूट्रिशनल कुक्ड मील अवेल करेंगे स्कूल की तरफ से, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी की यह स्कीम है। 1995 में इसे नेशनल प्रोग्राम ऑफ न्यूट्रिशनल सपोर्ट टू प्राइमरी एजुकेशन के तौर पर लॉन्च किया गया था। सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, मतलब स्टेट्स को भी अपना हिस्सा देना होगा। बाद में 2004 में इसी स्कीम को रिफ्रेम किया गया मिड डे मील स्कीम के तौर पे। ये जो स्कीम है वो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट ऑफ 2013 में भी कवर होती है। ऑब्जेक्टिव बिल्कुल सिंपल है, हंगर को एड्रेस करना है, माल न्यूट्रिशन की समस्या को थोड़ा बहुत एड्रेस करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट उन्हें एक टाइम तो अच्छा खाना या न्यूट्रिशनल खाना मिलेगा। इससे बच्चों का जो एनरोलमेंट है स्कूल में और अटेंडेंस है वो भी बढ़ेगी। आई डोंट नो आप इस बात पे भरोसा करेंगे कि नहीं करेंगे, लेकिन कई सारे परिवार ऐसे हैं जो अपने बच्चों को स्कूल भेजते हैं क्योंकि वहां पर एक टाइम का खाना मिलता है। दैट्स द ग्राउंड रियलिटी। इससे सोशलाइजेशन बढ़ेगा, क्योंकि जो शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब की महिलाएं हैं वो उस भोजन को पका रही हैं और बाकी सभी वर्ग के बच्चे उसे खा रहे हैं, तो एक सोशलाइजेशन भी बढ़ेगा, समाजीकरण भी होगा। फर्दर ग्रास रूट लेवल पे जितने स्कूल्स हैं उतनी महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी तो मिलेगा ना, तो फायदा हुआ। जो मिड डे मील रूल्स है 2015, उसमें यह कहा गया है कि खाना केवल स्कूल में ही पकाया जाएगा और अगर खाना नहीं दिया जाता किसी महीने में, किसी वजह से मतलब अनाज नहीं आ पाया कोई और कारण, तो अगले महीने 15 तारीख के पहले जो अगला महीना आएगा फूड सिक्योरिटी अलाउंस बच्चों को देना होगा, ठीक है। जो स्कूल मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई है राइट टू फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन एक्ट 2009 के तहत, उन्हें ही काम दिया गया है कि ये वाली स्कीम भी आप ही देखिएगा, इसमें कहीं कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए। सो दैट वाज ऑल अबाउट मिड डे मील स्कीम एंड प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नैम के बारे में है। नाम सुना है ना, नॉन अलाइंड मूवमेंट। अभी हाल ही में
जो यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर हैं इंडिया के, उन्होंने वर्चुअली पार्टिसिपेट किया एक मीटिंग में। ये मीटिंग थी नैम कंट्रीज के जो हेल्थ मिनिस्टर्स हैं उनकी। चूंकि कोविड का मामला चल रहा है तो सभी ग्रुप्स आपस में कोऑपरेट कर रहे हैं हेल्थ के सेक्टर में, एज वेल एज नैम। जो नैम है इसके बारे में बात करें तो ये 120 डेवलपिंग कंट्रीज का एक ग्रुप है जो उस समय किसी ब्लॉक के साथ फॉर्मली अलाइन नहीं होना चाहते थे। किस समय और किस ब्लॉक के साथ? एक्चुअली में हम बात कर रहे हैं कोल्ड वॉर एरा की, जहां दुनिया दो गुट में बट गई थी। एक ओर था यूएसए और दूसरी ओर था यूएसएसआर, सोवियत संघ, जो आज का रूस है। ये दोनों देश प्रयास कर रहे थे कि ज्यादा से ज्यादा देश इनके खेमे में आ जाएं। तो एक ग्रुप ऐसा खड़ा हुआ जिसने ये कहा कि हम किसी भी तरफ नहीं जाएंगे। वो ग्रुप था नैम, नॉन अलाइंड मूवमेंट, उसी की हम बात कर रहे हैं। अगर आप इसकी इंपॉर्टेंस समझें तो यूनाइटेड नेशंस के बाद ये दुनिया का सबसे बड़ा ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें देशों की संख्या बहुत ज्यादा है, मतलब 120 देश। आप समझ रहे हैं ना। ये जो मूवमेंट था वो 1950s में ओरिजिनेट हुआ, जब दुनिया पोलराइज हो रही थी। कुछ लोग यूएसए की ओर जा रहे थे, कुछ लोग यूएसएसआर की ओर, यानी कि एक खेमा कम्युनिस्ट बन रहा था, दूसरा कैपिटलिस्ट बन रहा था। लेकिन ये एक दूसरी दिशा में गए। इसका उद्देश्य ये था कि उन देशों की आजादी बनी रहे, सॉवरेनिटी, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इन सभी देशों की सुरक्षित रहे। फर्दर ये भी चाहते थे कि जो इंपीरियलिज्म, कोलोनियलिज्म, नियो कोलोनियलिज्म, जो इकोनॉमिक कोलोनियलिज्म आज आप बोलते हैं, या जो कल्चरल कोलोनियलिज्म है उसकी बात कर रहे हैं, रेसिज्म, फॉरेन एग्रेशन, ऑक्यूपेशन, डोमिनेशन, हेजीमनी में इंटरफेरेंस, इससे वो बच सकें, क्योंकि ये ब्लॉक्स ये सभी समस्याएं क्रिएट कर रहे थे। फर्दर इसको बनाने की प्रक्रिया कब शुरू होती है? 1955 में एक बांगडुंग कॉन्फ्रेंस हुआ था। वहां पे कुछ देश बैठे, उन्होंने ये कहा कि हम एक ऐसा ग्रुप बनाते हैं जिसमें हम किसी के साथ अलाइन ना हो, हमारे प्रिंसिपल्स अच्छी तरीके से चलते रहें। हालांकि नैम उस समय नहीं बना, नैम बना उसके छठे साल 1961 में बेलग्रेड में। बेलग्रेड कहां है? यूगोस्लाविया में। जब इस इनिशिएटिव को स्टार्ट किया गया तो 5 लोगों का इसमें की रोल था, और आपको जानकर अच्छा लगेगा कि उसमें हमारे ऑनरेबल फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर जवाहरलाल नेहरू जी भी थे। तो 5 लोग थे, जिसमें जवाहरलाल नेहरू जी तो एक हो गए, दूसरे घाना के प्रेसिडेंट, तीसरे इंडोनेशिया के, चौथे इजिप्ट के और 5वें यूगोस्लाविया के। और यूगोस्लाविया में ही इसे बनाया भी गया था। इसके 5 बेसिक प्रिंसिपल थे। म्यूचुअल रेस्पेक्ट करेंगे सभी की, टेरिटोरियल इंटीग्रिटी और सॉवरेनिटी की, किसी के खिलाफ एग्रेशन नहीं करेंगे, लड़ाई नहीं करेंगे, एक दूसरे के डोमेस्टिक अफेयर्स में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, म्यूचुअल बेनिफिट और इक्वलिटी की बात करेंगे, और पीसफुली एक दूसरे के साथ रहेंगे। जो नैम था उसने इंडिपेंडेंट कंट्रीज को एक नया प्लेटफॉर्म दिया कि वो बाहरी हस्तक्षेप से बचकर अपनी ऑटोनॉमी को इंश्योर कर सकें, और वर्ल्ड पीस और प्रॉस्पेरिटी के लिए इन्होंने एक यूजफुल रोल भी प्ले किया। सो दैट वाज ऑल अबाउट नैम। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल यूरेशियन ग्रिफन वल्चर के बारे में है। हाल ही में यूरेशियन ग्रिफन वल्चर को स्पॉट किया गया है, जो महाराष्ट्र का सतारा डिस्ट्रिक्ट है, वहां पर कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में। यह सेंचुरी है सह्याद्री टाइगर रिजर्व में। ग्रिफन का मतलब होता है, पहले जो यूरोपियंस इंडिया में आते थे नए नए, उनको ग्रिफन बोलते थे। अब चूंकि ये भी यूरोप से ही आता है इसलिए इसे यूरेशियन ग्रिफन वल्चर बोलते हैं। खैर ये इसका नाम है। ये ट्राई कलर वल्चर है, 3 रंग का है। हेड और नेक पे आपको व्हाइट कलर मिलेगा, शरीर हल्का पीला और कंट्रास्टिंग ब्लैक कलर के पंख। कई सारे रीजन में आपको मिलेगा, तिब्बत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान, तजाकिस्तान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, भूटान, नेपाल, मंगोलिया और वेस्ट चाइना। इंडिया में बात करेंगे तो आपको मिलेगा नदन प्लेन्स में और हिमालयास के रीजन में। कंजर्वेशन स्टेटस लीस्ट कंसर्न है, आईयूसीएन की हम बात कर रहे हैं यहां पर। फूड की बात करें तो जो मृत शरीर होता है जानवरों का या फिर किसी भी और जीव का, ये उनके सॉफ्ट पार्ट, जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसे खाते हैं, लाइक मसल्स या फिर विसरा, आंत। ये लंबे डिस्टेंस तक अपने खाने के लिए, ट्रेवल करने के लिए जाने जाते हैं। अब बात चल रही है तो सह्याद्री टाइगर रिजर्व की भी बात कर लेते हैं। जो महाराष्ट्र में वेस्टर्न घाट का रीजन है, जिसे सह्याद्री रेंजेस भी आप कहते हैं, वहां पर ये टाइगर रिजर्व है। ये महाराष्ट्र, कर्नाटक और गोवा के बीच में कॉमन बाउंड्री भी बनाता है। टाइगर रिजर्व जो है, इसमें आपको चंदोली नेशनल पार्क भी मिलेगा, कोयना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी मिलेगी। यहां पर आपको एवरग्रीन, सेमी एवरग्रीन और मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट मिलेंगे। वेस्टर्न महाराष्ट्र में ये एकमात्र टाइगर रिजर्व है। वैसे देखिए, चौथा टाइगर रिजर्व है महाराष्ट्र का ओवरऑल। 2008 में इसे टाइगर रिजर्व डिक्लेयर किया गया था। मैप में देखेंगे तो ज्यादा अच्छा पिक्चराइज होगा। देखिए ये है इंडिया, इंडिया में यहां पर है महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के यहां सदर्न पार्ट में आप देखेंगे तो ये जो पूरा एरिया है ये है सह्याद्री टाइगर रिजर्व का पार्ट। ठीक है, हमारा ये आर्टिकल है नेशनल एआई पोर्टल के बारे में। वैसे तो 1 साल हो गया, एनिवर्सरी है इसकी, जान लीजिए, क्योंकि ये इंडिया में एक इनिशिएटिव है जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। पोर्टल है, मई 2020 में लॉन्च किया गया था। 3 लोगों ने मिलकर लॉन्च किया था, मैती, एनईजीडी और नेस्कॉम। फुल फॉर्म बताना पड़ेगा, चलिए बता देता हूं। मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, मेती के लिए। एनईजीडी का मतलब है नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन,
नेस्कॉम की बात करेंगे तो द नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। ऑब्जेक्टिव क्या है इनका, नाम से ही पता चल रहा है, ऐसा एटमॉस्फेयर क्रिएट करें कि जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इकोसिस्टम है वो बढ़िया हो और इंडिया की जो एआई में जर्नी है उसमें हम एक्सीलेंस और लीडरशिप अवेल कर सकें। करेंगे कैसे? ये एक प्रकार का वन स्टॉप डिजिटल प्लेटफॉर्म है जहां पे रिसोर्सेज को शेयर किया जाएगा, आपको आर्टिकल्स मिल जाएंगे, स्टार्टअप्स के लिए मटेरियल मिल जाएगा, इन्वेस्टमेंट फंड जो एआई में होना है, रिसोर्सेज, कंपनीज, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस सभी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा हो सकते हैं। पोर्टल पे आपको डॉक्यूमेंट्स के स्टडीज, रिसर्च रिपोर्ट ये सब मिल जाएंगी जिससे आपको थोड़ी बहुत जानकारी मिल जाएगी। सो दैट वाज ऑल अबाउट नेशनल एआई पोर्टल। कुछ स्टेटमेंट हैं, ट्रू एंड फास्ट बता दीजिए। नेशनल एआई पोर्टल ज्वाइंट इनिशिएटिव है मेटी का, एनईजीडी का और नेस्कॉम का। सेक्शन 304 बी ऑफ आईपीसी ये ब्राइब को एक क्रिमिनल ऑफेंस डिफाइन करता है। सह्याद्री टाइगर रिजर्व आंध्र प्रदेश में है। मिड डे मील स्कीम ये क्लास 8 तक के जो स्टूडेंट्स हैं उनको न्यूट्रिशनल कुक्ड मील का वादा करता है पूरे साल में 200 दिनों तक एटलीस्ट। नैम 1961 में बेलग्रेड में यूगोस्लाविया में स्टैब्लिश किया गया। बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सा गलत है, बताना कहाँ है, कमेंट बॉक्स में। सेशन की पीडीएफ कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम चैनल पे। ज्वाइन किया है कि नहीं किया है तो कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बाकी आसान काम है, टेलीग्राम यूज करते होंगे तो सर्च कर लीजिएगा ओनली IAS नथिंग एल्स। 1 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर दिखे तो उसे ज्वाइन करिएगा। चलिए इस सेशन में बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।